तेजेंद्र सर, बहुत स्वागत करती हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर भाषण को डिकोड किया जाए, उनके संबोधन को डिकोड किया जाए, कैसे देखते हैं सर? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐतिहासिक भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर में। जैसे जैस्मिन, हम कल भी बात कर रहे थे कि आज से लगभग 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने ललकार रैली को संबोधित किया था, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को आउटलाइन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 370 को हटा दिया जाएगा, जो एक दीवार थी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। आज प्रधानमंत्री ने जब जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने फिर से उसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 370 को हटा दिया, जिस वजह से जम्मू कश्मीर का जो विकास था वो रुका हुआ था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की में जो विकास की लहर है वो पूरी तरह से चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जो कुछ साल पहले, जिनका शिलान्यास भी उन्होंने ही रखा था। उन्होंने जम्मू एम्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर एक नहीं बल्कि दो एम्स दिए गए हैं। एक की जो इनॉग्रेशन है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। देखिए, इस पूरे जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी, एक एक उसमें जो मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया वो इम्पॉर्टेंट था बहुत ही ज़्यादा। आप देखिए, जैसे उन्होंने परिवारवाद पे हमला किया। उन्होंने परिवारवाद के बारे में ये कहा कि पहले की दौर में ऐसी सरकारें थी जो सिर्फ अपने परिवार को ही जो है प्रथम इम्पोर्टेंस दिया करते थे, प्रायोरिटी दिया करती थी, और जितना भी धन जो सेंटर से आता था वो उन परिवारों की जो है डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था। जम्मू कश्मीर का जो यूथ था वो जो है उनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, डेवलपमेंट के कोई मौके नहीं थे। लेकिन आज जो विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो बिना किसी की कास्ट, रेस, रिलीजन या रंग भेद को के अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में ये जो विकास है वो चल रहा है। लगभग 200 के करीब परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। जैसे अभी आप बता रहे थे कि संगलदान से नौगाम तक इलेक्ट्रिक ट्रेन जाएगी। प्रधानमंत्री ने उल्लेख इस बात का किया कि इससे ना सिर्फ लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी जम्मू के कुछ रीजन और कश्मीर घाटी की, लेकिन जो है इन्वायरमेंट का भी बचाव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन है और जम्मू कश्मीर की ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर का जो विकास था उसे रोका गया निजी कारणों की वजह से। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो परिवारवाद के चलते जम्मू कश्मीर में शासन कर रहे थे, उन्होंने इस विकास को यहाँ नहीं होने दिया। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई है, तब से जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री ने अलगाववाद का भी जिक्र किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन के एवेन्यूज़ हैं उसके बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोगों को जब देश के बाहरी इलाकों में इलाज के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब वो इलाज यहीं पे होगा। जम्मू कश्मीर टूरिज्म का हब बन चुका है। प्रधानमंत्री ने अमरनाथ यात्रा का, माता वैष्णो देवी की जो यात्रु रिकॉर्ड संख्या में आ रहे हैं, उस बात का भी जिक्र किया। लेकिन प्रधानमंत्री देखिए, जब भी जम्मू कश्मीर आते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो उनका इमोशनल और पर्सनल कांटेक्ट है, पर्सनल टच है, उसे नहीं भूलते। प्रधानमंत्री एक टाइम पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जब वो दूर दराज के इलाकों में बस में जाके लोगों से इंटरेक्शन करते थे। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच को शुरू किया तो उन्होंने उस भाषण को डोगरी में शुरू किया, और वो डोगरी का प्रसिद्ध गाना खंड मिठे लोग डोगरे भी उन्होंने, ये दर्शाता है कि किस तरह प्रधानमंत्री जानते हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरी स्पीच में आपने नोटिस की होगी कि दर्शकों में एक कोई इंसान अपनी
छोटी सी बच्ची को ऊपर लहरा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे नोटिस किया और उस शख्स को यह कहा कि अपनी बच्ची का ध्यान रखें, अगर वो बच्ची मेरे पास होती तो मैं उसे बहुत सारा आशीर्वाद देता। तो देखिए, इतनी बड़ी भीड़ में जहां पर लगभग लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आ रहे थे, प्रधानमंत्री ने नोटिस किया कि छोटी सी नन्ही बच्ची को हवा में लहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उस शख्स को कहा कि अपनी बच्ची को संभाल कर रखें। और देखिए, इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनिफिशरीज के साथ बात की, देखिए ये जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का फीडबैक लेने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके स्टाइल को दर्शाता है कि अगर आपको याद होगा राजीव गांधी की जब सरकार थी तो उनका यह कहना था कि जब सेंटर से 1 रुपया चलता है तो 90 पैसे उसके रास्ते में ही गायब हो जाते हैं और बेनिफिशरीज तक मुश्किल से 5 या 10 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक यूनिक स्टाइल है कि अगर उनकी कोई स्कीम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई जो बेनिफिशरीज तक पहुंचना चाहिए, तो वो डायरेक्टली बेनिफिशरी से उसका फीडबैक लेते हैं। आज देखिए, यहां पर लेडीज थे, दूर दराज के इलाकों में उन्होंने बात की, पुंछ, बांडीपुरा, लोगों से पूछा कि जो आपके लिए हमने स्कीम्स लॉन्च की हैं, क्या आप उनका बेनिफिट ले रहे हैं, क्या पूरा बेनिफिट लिया जा रहा है। तो यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ग्राउंड से फीडबैक लेते हैं, ना कि उनका जो फीडबैक है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक महदूद रहता है, लेकिन लोगों से जो कॉमन बेनिफिशियरी हैं उन स्कीम से, उनसे इसका फीडबैक लिया जाता है। जी यस। साथ ही सर, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं फीडबैक का, इससे पहले आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते एक पर्सनल टच प्रधानमंत्री के भाषण में, संबोधन में हमेशा नजर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, पहाड़ी तबके के एक व्यक्ति से, एक शख्स से वो संवाद कर रहे थे, तो उसने कहा कि एक दूर दराज इलाके में बैठे हुए शख्स के लिए ये मौजूदा समय में एक गर्व की बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री से सीधे संवाद कर रहा है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो सर हम बात करते हैं पूरी बीजेपी की भी, क्योंकि सौगातों से इतर इस दौरे के चुनावी मायने भी थे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यू मे करेक्ट मी सर। तो ये एक ताकत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच की ताकत है, ये बीजेपी की ताकत इसे कहा जा सकता है, तो शायद गलत नहीं होगा। देखिए जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू में आज हैं, यहाँ पर लोगों को जब उन्होंने संबोधित किया, बेनिफिशरी से, जैसे आपने अभी कहा कि दूर दराज के इलाकों में बात की, उसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा। और इसका मकसद भी यही होता है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन प्रधानमंत्री हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक पार्टी के लीडर भी हैं, बीजेपी उनकी पार्टी है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को होगा। लेकिन देखिए, जिस तरह आज पहाड़ी गुज्जर लोगों से बीजेपी के जैसे प्रधानमंत्री ने इंटरेक्ट किया, वो क्या दर्शाता है। देखिए, चाहे आप दूर दराज के इलाके के हों, चाहे आप किसी भी पिछड़ी प्रजाति को बिलोंग करते हो, आपकी एक्सेस देश के प्रधानमंत्री के साथ है। आप देश के प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। देखिए, पिछली सरकारों में कितनी बार ऐसा होता था कि दूर दराज के इलाके के लोगों को जो जम्मू या दिल्ली नहीं जा सकते थे, उन्हें ऐसा मौका मिलता था कि वो डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से बात करें। लेकिन आज आपने देखा कि हालांकि वेन्यू में 2 ऐसी लेडीज थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 बात की, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बांडीपुरा की एक लेडी ने बात की, उसके बाद पुंछ के लोगों ने बात की। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बिलीव्स इन दैट पर्सनल टच। वो बिलीव करते हैं कि लोगों से एक तो फीडबैक लिया जाता है, लोगों से लोगों के बीच जाके उनसे, देखिए प्रधानमंत्री एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है हमारी कंट्री में, उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि लोगों के बीच में जाके हर एक लोगों से बात करें। तो इसलिए एक ऐसा सेटअप किया जाता है। देखिए, पुंछ के लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, उन लोगों ने जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, कि कभी उन्हें ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये चीजें जो हैं वो पॉसिबल हुई। उन लोगों को ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का मौका मिला, लेकिन दिल खोल के बात करने का मौका मिला। देखिए जब ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वहां पर लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप ज्यादा देर बात ना करें, क्योंकि वीवीआईपी से अगर आपने बात करनी है तो टाइम लिमिटेड होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी एक एक बात सुनी। आपने देखा जब उन्होंने गुज्जर रिप्रेजेंटेटिव से बात की तो उन्होंने वहां पर एक रिक्वेस्ट की कि मैं अपने एक गीत सुनाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सुना दीजिए और पूरा गीत सुनने के बाद उसकी तारीफ भी की। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन आम जनता से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने में, उनसे फीडबैक लेने में यकीन करते हैं। बाकी रही देखिए जो हम बात कर रहे थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकार रैली में भाषण दिया था, जब उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन के एवेन्यूज नहीं हैं, आईआईएम्स की बात की थी, आईआईटीज की बात की थी। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में आके, जम्मू कश्मीर में आके उन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, उन लोगों को वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो समर्पित किए। तो कहीं ना कहीं जो गारंटीज गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी थी, वो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उन गारंटीज पे काम किया, उन गारंटीज को डिलीवर किया। और आज उसी जैसे आप कहते हैं कि एक जंग फतेह करके आप आके लोगों के बीच में खड़े होके अपना सीना चौड़ा करके, अपना सर ऊपर उठा के लोगों को ये कहा कि जो जो मैंने आपके साथ वादे किए थे, जो जो गारंटीज आपको दी थी, वो आज मैंने फुलफिल कर दी हैं। जी जैसे बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस दौरे के जो तमाम मायने हैं उन पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू के इस दौरे को आगे भविष्य में किस तरह से देखा जाए, लोकसभा चुनाव से जोड़कर कैसे देखा जाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू के दौरे के मायने की। मेरे साथ जम्मू से मेरे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सर, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत। और इससे पहले जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले एक वादा किया था जम्मू कश्मीर की आवाम से, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के एक कैंडिडेट थे, उम्मीदवार के तौर पर यहां आते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम से वादा करते हैं कि आईआईटी, एम्स यहां होने चाहिए, मूलभूत सुविधाएं यहां होनी चाहिए, बुनियादी ढांचे यहां होने चाहिए। और आज 200 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर जाते हैं। जो वादे किए थे उनका उद्घाटन बाकायदा यहां पर करके जाते हैं। तो क्या इसे इस तरह पुट किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे जनता से किए थे उन्हें यहां पर पूरा किया? तो कितना गर्व का क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह रहा होगा। और ना ही यहां से सिर्फ एक विश्वास लोगों का उन्होंने जीता है, बल्कि आगे आने वाली लड़ाई के लिए भी यहां से उन्हें बल मिला होगा। देखिए जैस्मिन, जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर से जो कनेक्ट है वो कोई नया नहीं है। लगभग 40 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो गुजरात की राजनीति से पहले वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। यहाँ पर वो जैसे मैं कह रहा था कि तब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती थी, बसों में बैठ के वो पुंछ, रजौरी के इलाकों का दौरा करते थे, पहाड़ी इलाके जैसा डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, वहाँ पर जाके वो प्रचार किया करते थे। तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल और एक इमोशनल टच है। जब भी वो जम्मू कश्मीर आते हैं तो वो उस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि कैसे वो जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में, अलग अलग इलाकों में जाके वो लोगों से मिले थे। देखिए जैस्मिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले, जब मैंने अभी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो उन्हें पता था कि यहाँ पर लोगों को किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों को किन किन चीज़ों की यहाँ पर कमी है। तो जब वो 2013 में जम्मू में आके उन्होंने ललकार रैली की और इसी एमए स्टेडियम से जम्मू के लोगों को संबोधित किया, तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया कि जम्मू के साथ किस तरह से सक्सेसिव जो गवर्नमेंट्स रही हैं, सेंटर में हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की।
क्योंकि नरेंद्र मोदी एज अ बीजेपी वर्कर, एज अ जनसंघ वर्कर, वो जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों को, जितनी भी जम्मू कश्मीर में जो कमियां थी यहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ में, वो सब देख चुके थे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, पहले तो जब यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खजाने के मुंह थे वो खोल दिए थे। जम्मू कश्मीर में पैसा आ रहा था, लेकिन उन्हें एक बात का मलाल हमेशा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी वो जितना भी पैसा सेंटर से आता था उसे उसके जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज थे वहां तक नहीं पहुंचता था। आप देख लीजिए, जब 370 जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर से हटाया नहीं गया था, तब पंचायती राज एक्ट जो था वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होता था। तो करोड़ों रुपया जो पंचायती राज एक्ट का जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन होता था वो लैप्स हो जाता था, वो वापस सेंटर को चला जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ चुनिंदा पॉलिटिकल पार्टीज थी, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज थी, वो नहीं चाहती थी कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो रियल पावर है, वो ग्रास रूट तक, लोगों तक पहुंचे। धारा 370 हटने के बाद आप देख लीजिए, जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो आपकी म्युनिसिपैलिटीज हों, पंचायत हों, उनको एम्पावर किया गया। यहाँ पर अभी जो ग्रास रूट में जो डेमोक्रेसी है उसे पहुँचाया गया। बीडीसी इलेक्शन हुए, वीडीसी इलेक्शन हुए, तो जो पावर थी, जो रियल पावर थी, वो लोगों तक पहुँचाई गई। सेंटर के नुमाइंदे यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पिछले 4 साल से हैं। आप देख लीजिए कि वो पर्सनली हर एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। ये उनकी भी जो जिसे कहेंगे योगदान रहा कि जम्मू कश्मीर में इतनी कम समय में जितने भी मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आके उनको इनॉग्रेट किया, उन्हें रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया। आप देख लीजिए, जम्मू का एम्स बन के तैयार है, कश्मीर के एम्स पे काम चल रहा है, जम्मू में आईआईटी को इनॉग्रेट कर दिया गया, आईआईटी की बिल्डिंग को, एयरपोर्ट टर्मिनल की नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर दिया गया। तो देखिए जैस्मिन, जो काम पिछले 70 साल से नहीं हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, उन कामों को आज प्रायोरिटी से किया जा रहा है। एक जो सरकार है वो अकाउंटेबल है, लोगों को जैसे आप कहें कि लोगों की रीच, आज आपने देखी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की रीच प्रधानमंत्री तक है, देश के प्रधानमंत्री तक। तो इससे ज़्यादा लोगों को क्या चाहिए? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहले ही बीजेपी गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में असेंबली के, वो होंगे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बारे में कहा था, एक डेडलाइन सेट की है। लेकिन ये डिसीजन जो है, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन है और इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव, जो असेंबली चुनाव है, वो कब होंगे। लेकिन आज का जो प्रधानमंत्री का दौरा था, जैसे जैस्मिन आपने शुरू में ये सवाल पूछा था कि क्या ये बीजेपी को फायदा देगा, डेफिनेटली ये बीजेपी को फायदा देगा। और आज जब ये रैली हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की कि मुजफ्फर हुसैन बेग, जो पीडीपी के एक टाइम पे निहायती कद्दावार नेता थे, फाउंडिंग मेंबर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलके उन्होंने पीडीपी की फाउंडेशन रखी, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। जब गुलाम नबी आज़ाद की जब कांग्रेस और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, तो मुजफ्फर हुसैन बेग यहाँ के डेप्यूटी सीएम थे। और आज वो ना सिर्फ रैली में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन उन्होंने बीजेपी की भी तारीफ की। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं बीजेपी इनरोड्स बनाने में कश्मीर के रिमोट इलाकों में भी सक्सेसफुल हुई है। कल जब मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक टाइम पे बीजेपी को कश्मीर घाटी में अनटचेबल माना जाता था, लेकिन आज बीजेपी के लगभग 5 लाख से ऊपर मेंबर हैं और आए दिन नई ज्वाइनिंग हो रही है। कई फॉर्मर लीडर्स जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। आए दिन वहां पर कश्मीर घाटी में, ना सिर्फ कश्मीर घाटी में, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू रीजन में भी बीजेपी में नई ज्वाइनिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक करिश्मेटिक उनका जो उनकी अप्रोच है, उससे प्रभावित होकर लोग उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जैस्मिन, साथ ही तेजिंदर जी, बड़े ताज्जुब की बात है जिस तरह से आपने जिक्र किया, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ना सिर्फ तारीफ की बल्कि
बीजेपी का भी जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को अब कहीं ना कहीं जगह मिलती हुई नजर आ रही है, इस तरह की बात है। लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि 70 साल का भी आपने जिक्र किया। 70 साल में ये जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, ये वो पर्सपेक्टिव जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं दे पाई जो बीजेपी ने महज इन 10 सालों में दिया है। और अगर मैं यूं कहूं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद इन 4 सालों में जो पर्सपेक्टिव जम्मू कश्मीर के आवाम को दिया है कि आवाम का विश्वास बीजेपी पर बढ़ा है, या आवाम की जो अप्रोच है, जो सोच है, वो बीजेपी की तरफ बढ़ी है कि नहीं ये पार्टी कुछ कर सकती है, कुछ विकास कर सकती है, ये बड़ा हैरान करने वाला कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपक्ष को लेकर ये सवाल खासतौर पर है। देखिए जैस्मिन, जब कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो सत्ता में रही हों चाहे वो सत्ता से बाहर रही हों, 370 को उन्होंने एज एन इमोशनल इशू जो है एक्सप्लॉइट किया। आप देख लीजिए, ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स रहता था जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से। सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, अचीवेबल नेशनहुड, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने डॉक्ट्रिन लेकर आते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया करते थे। ये ब्लैकमेल क्यों किया जाता था? क्योंकि धारा 370 में वो स्कोप थी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह की जो हरकतें हैं वो करने के लिए उन्हें मौके मिलते थे। आपको याद होगा जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ की असेंबली ने ऑटोनॉमी पे जो रेजोल्यूशन था उसे पास किया था और सेंटर के पास भेजा था। तो तब की जो सरकारें थी वो 370 को एक इमोशनल इशू की तरह एक्सप्लॉइट करते थे। अगर आपको याद होगा, महबूबा मुफ्ती से एक बार ये पूछा गया था कि अगर 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा, भारत के संविधान से हटाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर की रिएक्शन क्या होगी। महबूबा मुफ्ती का ये कहना था कि भारत के तिरंगे को जम्मू कश्मीर में कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। लेकिन आज वही महबूबा मुफ्ती देख के इस चीज़ को हैरान होंगी कि जब हर घर तिरंगा कैंपेन होती है तो पूरी कश्मीर घाटी में वही कश्मीरी लोग तिरंगा लेकर सड़कों पे आते हैं, अपने घरों पे आन बान शान से तिरंगा लहराते हैं। आज जब आप देख रहे हैं लाल चौक का घंटाघर, जहां पर जो बदनाम हुआ करता था कि वहां पर आए दिन पाकिस्तान का जो झंडा है वो फहरा दिया जाता था अलगाववादी नेताओं द्वारा, लेकिन आज देख लीजिए कि वहां पर तिरंगा कितनी आन बान शान से लहरा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो सेंटीमेंट्स थे उन्हें कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट किया करती थी। तो लेकिन ये जो उनकी जो दुकान थी वो 5 अगस्त 2019 को बंद कर दी गई है और अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एक चैन की सांस ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे डराया जाता था कि अगर 370 हट जाएगी तो बाहर से जितने भी बाकी स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ पर आके आपकी प्रॉपर्टीज़ को हथिया लेंगे, वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग बेघर हो जाएंगे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग देखिए जम्मू कश्मीर को पसंद करते हैं, आते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान दिल्ली में रह रहा है वो जम्मू कश्मीर आके सेटल नहीं होगा। तो एक भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा था कि डेमोग्राफी पे टारगेट किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में लोगों को घर से बेदखल कर दिया जाएगा। तो लोगों को, ना सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, ये ब्लैकमेल सेंटर को किया जाता था। जब आपको याद होगा सेंटर ने बात की थी कि जम्मू कश्मीर में कंपोजिट टाउनशिप बनाई जाएगी कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन के लिए, तो तब जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, उन्होंने उस चीज को ऑब्जेक्ट किया। हालांकि जो कश्मीरी पंडित हैं वो कश्मीर से ही विस्थापित लोग हैं, उन्हें अपने घर में वापस जाने के लिए यही पॉलिटिकल पार्टीज रोक रही थी। बात रही वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की, देखिए जैस्मिन, लाखों की तादाद में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से रह रहे थे। लेकिन देखिए विडंबना ये है कि ये लोग अपना प्राइम मिनिस्टर तो चुन सकते थे, पार्लियामेंट की इलेक्शन में वो लोग वोट डाल सकते थे, लेकिन 370 की वजह से वो लोग अपना जो लोकल पार्षद है वो चुनने का उन्हें अधिकार नहीं था। एमएलए की इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। उन्हें जो जमीन दी गई थी, बेशक उन्होंने उन जमीनों पे अपना घर बना लिया था, लेकिन उन जमीन का मालिकाना अधिकार उन लोगों के पास नहीं था। वाल्मीकि कम्युनिटी जो कई हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर में रह रही है, जिन्हें महाराजा के टाइम पे जम्मू कश्मीर में लाया गया था, यहाँ पर बसाया गया था,
उन लोगों को जम्मू कश्मीर में कई 100 सालों से रहने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में उनकी प्रॉपर्टीज के उनको मालिकाना अधिकार नहीं थे, उनके बच्चों को एजुकेशन का अधिकार नहीं था। देखिए जैस्मिन, हम किस जमाने में रह रहे हैं इस 20th सेंचुरी में कि उनके बच्चे जम्मू कश्मीर के हायर इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्हें दाखिला नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एक कागज नहीं था जिसे स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता था। धारा 370 हटने के बाद हर एक आम नागरिक को जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है उसे बिल्कुल सामान्य जो अधिकार हैं जो किसी जम्मू कश्मीर घाटी में रह रहे किसी बंदे को मिल रहे हैं या जम्मू में रह रहे, वो उन सबको, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग हों, उन्हें वो अधिकार जो हैं वो मिले हैं जिनसे उन्हें पिछले 70 साल से वंचित रखा गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यहाँ पर ललकार भरी है और लोगों का विश्वास जीता है, और कहीं ना कहीं भाजपा ये समझती है, क्योंकि अगर 2013 की उस रैली को याद किया जाए तो उसके बाद 3 सीटें बीजेपी के झोली में आई थी लोकसभा चुनाव में, और जाहिर सी बात है इस बड़ी चुनावी रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी ये उम्मीद करेगी कि इस टैली को बढ़ाया जाए। तेजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस संबोधन के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के तमाम पहलू दर्शकों के सामने रखने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मैं तुमसे बहुत नाराज